नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 2 क्लास 10 का पाठ कन्यादान का मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले भी कन्यादान का मैं मौखिक रूप से प्रश्न उत्तर पढ़ा चुकी हूँ और फुल एक्सप्लेनेशन भी इसका बना चुकी हूँ। और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और अभी मैं बच्चों आप लोगों को कन्यादान चैप्टर का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? अथवा ऋतुराज की कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उत्तर, माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे। वह दुनियादारों जैसी स्वार्थी, चालाक और झगड़ालू न बने, परंतु साथ ही वह उसे शोषण से बचाना चाहती है। वह चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फायदा न उठाए, उस पर अत्याचार न करें। इसलिए वह कहती है कि उसकी लड़की तो है, लड़की तो बने किंतु लड़की जैसी दिखे नहीं। यानी उसे हर तरह से मजबूत बनाना चाहती है, उसको ठोस बनाना चाहती है कि कोई उस पर जुल्म अत्याचार न करे और उसे कोई कमजोर न समझे। प्रश्न संख्या 2, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क का, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? ख, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? क का उत्तर, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की दशा के बारे में दो बातें बताई गई है। पहला, वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, घर भर के लिए रोटियां पकाती है। दूसरा, काम में खटने के बावजूद उस पर अत्याचार किए जाते हैं, कई बार उसे जला डाला जाता है। ख का है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो इसका उत्तर है, माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुशहाली के सपने देखती हैं, परंतु वे सभी सपने झूठे सिद्ध होते हैं। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांधा जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे जला भी दिया जाता है, परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता है। इसलिए माँ उन्हें कई तरह से सचेत करना चाहती हैं और वह उससे बचने का उपाय भी बताती हैं। आगे प्रश्न है तीसरा, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसी लड़की की छवि उभरती है जो विवाह के काल्पनिक सुखों में मग्न है। वह सोच रही है कि वह सज धज कर ससुराल में जाएंगे, उसके पति उस पर रीझेंगे, उसे प्यार करेंगे, सास ससुर और अन्य मित्र बंधु उसे पलकों पर बिठा लेंगे, वह नाज नखरों से रहेगी, सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, तो वह कितनी सुखी होगी। जब वह नए नए कपड़े और गहने पहनेगी तो सबकी आंखों में प्रशंसा का भाव होगा। इस प्रकार ससुराल में उसका जीवन मधुर होगा, संगीतमय होगा। उसे घर गृहस्थी के सारे काम निपटने पड़ेंगे, चूल्हा चौका करना पड़ेगा, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं करती।
प्रश्न संख्या 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? उत्तर, माँ अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को, अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ ही बांट सकती है। शादी से पहले माँ और बहनें उसकी पूंजी थी, वह उसके साथ बातें कर सकती थी, सलाह ले सकती थी, परंतु जब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूंजी है, कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएंगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएंगे। प्रश्न संख्या 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर, माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। पहला, कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर न रीझना, यानी कभी तुम्हें कोई सुंदर कहे और तुम्हें कोई प्रशंसा करे तो उस पर तुम रीझ मत जाना, क्योंकि रीझने के बाद क्या होगा, तुम्हारे ऊपर वह जुल्म भी कर सकता है, शोषण अत्याचार भी कर सकता है। दूसरा, घर गृहस्थी के सामान्य कार्य तो करना किंतु अत्याचार न सहना। उनकी माँ कह रही है कि घर का जो भी काम होता है उसे तुम करना, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको तुम कभी भी बर्दाश्त नहीं करना। तीसरा, कपड़ों और गहनों के बदले अपनी आजादी न बेचना, अपना व्यक्तित्व न खोना। यानी उनकी माँ कह रही है कि तुम्हें कितना भी कपड़े मिले, गहने मिले, लेकिन तुम सतर्क रहना कि कोई तुम्हें धोखा ना दे दे, तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म ना करे। चौथा, अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट न करना कि लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठाए। यानी उनकी माँ कह रही है कि इतनी भी भोली मत बन जाना कि लोग तुम्हारा गलत फायदा उठाने लगे। अब आगे का प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति के तहत आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, अथवा कन्यादान शब्द द्वारा वर्तमान समय में कन्यादान की बात करना कहाँ तक उचित है? उत्तर, कन्या के साथ दान करना शब्द प्रयोग सम्मान बोधक नहीं है। इससे प्रतीत होता है मानो कन्या कोई वस्तु है जिसे दान किया जा सकता है, मानो कन्या बेजान है, व्यक्तित्व विहीन है, उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। इस शब्द प्रयोग से ऐसा भी लगता है मानो कन्यादान करने के बाद कन्या के माता पिता के साथ उसका कोई संबंध ही न रहा हो, वह पराई हो गई हो। इस प्रकार ये दोनों ही अर्थ अनुचित हैं। कन्यादान का दूसरा पक्ष यह भी है, भारत में दान की बड़ी महिमा है। दान वही श्रेष्ठ माना जाता है जो दिया जाने योग्य हो, जो मूल्यवान और श्रेष्ठ हो। इसके लिए दान का योग्य पात्र भी देखा जाता है। किसी योग्य पात्र को दी जाने वाली वस्तु दान करने से दानदाता स्वयं को धन्य मानता है। इस दृष्टि से कन्यादान मनुष्य द्वारा दिया गया श्रेष्ठतम दान माना जाता है। जब व्यक्ति श्रेष्ठ संस्कारों से पाली गई अपनी कन्या को उसके ससुराल वालों को सौंपता है तो वह धन्य हो जाता है। वहां कन्यादान करना सर्वोत्तम माना जाता है। आगे प्रश्न है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इसका चर्चा आप लोग कर सकते हैं, या ऐसे भी मैं आपको समझा सकती हूँ कि इसमें किस तरह से दिया गया है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। उत्तर, यह बात सच है कि स्त्री की सुंदरता को महत्व देकर उसे बंधन में बांधा जाता है। यदि किसी नारी को वश में करना है तो उसकी प्रशंसा करो, विशेष रूप से उसकी सुंदरता की प्रशंसा करो। वह मुग्ध हो जाएगी, वह न चाहते हुए भी मर मिटेगी। इसलिए फिल्मों में सारे नायक नायिकाओं के रूप सौंदर्य के दीवाने हुए फिरते हैं। हम देखते हैं कि अपनी प्रशंसा सुनकर लड़कियां दीवानी हो जाती है। जब वह सौंदर्य जाल में फंस जाती है तो वही नायक कठोर पति बनकर उससे हर प्रिय और अप्रिय काम करवाते हैं। तब नायिका को बोध होता है कि उसका सौंदर्य वर्णन मात्र एक छलावा था, वास्तव में तो वह एक सामान्य नारी है। जो नारी इतना भी नहीं समझ पाती वह जीवन भर सजती संवरती रहती है और समाज की प्रशंसा पाने के लिए अपने व्यक्तित्व को खो देती है। इसके विपरीत जो नारियां अपनी इस कमजोरी को समझ लेती हैं वे पुरुषों के बहकावे में नहीं आती। वे शारीरिक सौंदर्य की परिधि को पार करके अपने मन और आत्मा की तृप्ति के लिए जीती है। वे शिक्षा, व्यवसाय या आध्यात्म के क्षेत्र के नाम कमा जाती हैं। तो यहाँ अफगानी कवित्री मीना किस्वर कमाल की कविता कुछ यहाँ पर पंक्तियां दी जा रही है। आपको कन्यादान कविता से इसका कोई संबंध दिखाई देता है? मैं लौटूंगी नहीं, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। मैंने ज्ञान के बंद दरवाजे खोल दिए हैं, सोने के गहने तोड़कर फेंक दिए हैं। भाइयों,
मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी, मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ, मैंने अपनी राह देख ली है, अब मैं लौटूंगी नहीं। तो इस तरह का मिलता जुलता कविता है, जिस तरह इसमें कन्यादान चैप्टर में है, उसी तरह का अफगान की एक कवित्री मीना किस्वर कमाल भी इसी तरह स्त्रियों के ऊपर एक कविता लिखी है। तो इसमें आप लोगों को बोध कराने के लिए लिखा गया है कि आप लोग जान सकें कि किस तरह का कविता, बहुत तरह का कविता भी लिखा जाता है। नारी के ऊपर किस तरह का जुल्म अत्याचार होता है, इसके ऊपर भी कवि लोग बहुत सारे कविता लिखे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यह जानकारी भी रखना चाहिए। एग्जाम में यह नहीं भी पूछा जा सकता है और पूछा भी जा सकता है। तो इसमें उत्तर यही है, अफगान की जो कवित्री लिखी है, इसका उत्तर यह है कि इस कविता का सीधा संबंध कन्यादान नामक कविता से है। कन्यादान की कन्या भोली है, वह सौंदर्य के जाल में बंधी हुई है, वह अपनी गुलामी के कारणों से अनजान है, इसलिए अबोध है। वह नहीं जानती कि सोने के आभूषण उसे पुरुष का गुलाम बनाते हैं। मैं लौटूंगी नहीं कि कन्या जागरूक हो उठी है, उसने जान लिया है कि सोने की जंजीरें उसके लिए बंधन है, इसलिए उसने सब गहने तोड़ डाले हैं। उसने अपनी कमजोरियों को, अपने लक्ष्य को तथा दिशा को समझ लिया है। इस प्रकार मैं लौटूंगी नहीं कि कन्या कन्यादान की कन्या का जागृत रूप है। आगे आप लोगों को अन्य महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी प्रश्नोत्तर है, तो यह भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लड़की जैसी न दिखाई देने से कवि का क्या तात्पर्य है? कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, लड़की जैसी न दिखाई देने से कवि का तात्पर्य है अपने रूप पर रीझ कर अपना शोषण करवाने वाली भोली भाली लड़की बने रहना। कवि लड़की को विवाह के बाद समझदार और सयानी बने देखना चाहता है। प्रश्न संख्या 2, लड़की के विदाई के क्षण में माँ के लिए ही विशेषतः अधिक दुखद क्यों होते हैं? कन्यादान कविता के आलोक में उत्तर दीजिए। उत्तर, माँ के लिए लड़की है अपने सुख दुख की साथी होती है, एक प्रकार से वह उसकी अंतिम पूंजी होती है। अतः जब वह ससुराल के लिए विदा होती है तो माँ के लिए वह क्षण सबसे अधिक दुखद होता है। तीसरा प्रश्न, कन्यादान कविता में किसे दुख बांचना नहीं आता था और क्यों? उत्तर, लड़की को ससुराल में मिलने वाले सुखों का तो आभास था, लेकिन वहां मिलने वाले दुखों का आभास नहीं था, क्योंकि उसे ससुराल में मिलने वाले दुखों की कल्पना नहीं थी। प्रश्न संख्या 4, कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है? उत्तर, कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से भिन्न है। वह जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, इसलिए वह अपनी बेटी को भी जागरूक बनाना चाहती है। परंपरागत माँ बेटी को संस्कार देती है कि वह अपना सर्वस्व त्याग करके ससुराल में सभी को प्रसन्न रखे। प्रश्न संख्या 5, माँ की सीख में समाज की कौन सी कुरीतियों की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, माँ की सीख से स्पष्ट है कि समाज में बहू से कर्तव्य पूर्ति की ही अपेक्षा की जाती है, उससे सेवा ली जाती है, उसकी सुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता है, एक प्रकार से ससुराल में उसका शोषण किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, लड़की को जीवन में सुख दुख की आंशिक रूप से ही पहचान थी, कन्यादान कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। उत्तर, लड़की को जीवन के सुख दुख की पूरी पहचान नहीं थी, वह वैवाहिक सुखों के बारे में तो कुछ कुछ जानती थी, किंतु ससुराल में जाकर कितने कष्ट उठाने पड़ेंगे उसकी पहचान नहीं थी। प्रश्न संख्या 7, कन्यादान कविता में निहित संदेश पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कन्यादान में यह संदेश है कि घर में आने वाली बहू भी बेटी के समान होती है, उससे केवल सेवा ही नहीं लेनी चाहिए अपितु उसकी सुख सुविधा और आराम का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, उसे बेटी जैसा प्यार और अपनत्व मिलना चाहिए। प्रश्न संख्या 8, कन्यादान कविता का उद्देश्य संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है। कवि नारी को अपनी बेरियों को समझने की प्रेरणा देता है। उसका कहना है कि नारी का सौंदर्य, प्रशंसा, वस्त्र, गहने आदि उसे गुलाम रखने के लिए नए नए ढंग है। नारी इन्हीं जालों में फंसकर अपना व्यक्तित्व खो बैठती है। कभी कभी वह पुरुषों द्वारा जला भी डाली जाती है। यदि नारी अपनी कमजोरियों के प्रति सचेत हो जाए, अपनी कोमलता और सरलता के प्रति सजग हो जाए, तो वह शक्तिशाली बन सकती है। प्रश्न संख्या 9, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दी है, क्या वह आज के युग के अनुकूल है? पक्ष या विपक्ष में तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह वर्तमान संदर्भ में कन्यादान कविता कितनी उपयुक्त है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दी है वह उसके भले के लिए दी है। उसने दुनिया का व्यवहार देखा है, अपने साथ बीते अनुभव भी जिए हैं। वह नारी के शोषण की सारी कहानी जानती है। नई बहू की सरलता का लाभ उठाकर उस पर अनुचित दबाव बनाया जाता है। माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी की सरलता का गलत फायदा उठाया जाए, इसलिए यह सिख युग के अनुकूल है। प्रश्न संख्या 10, कन्यादान कविता में स्त्री जीवन की किस समस्या को उभारा गया है? अथवा कन्यादान कविता में कन्या की कैसी छवि उभर कर आई है? उत्तर, इस कविता में कन्या को अबोध कहा गया है। वह विवाह के पूर्व विवाह के सुखों की कल्पना तो करती हैं, किंतु उसके दुखों से परिचित नहीं है। अतः वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुन सुनकर सारी घर गृहस्थी का बोझ अपने सिर पर उठाने को तैयार हो जाती हैं। तो आशा है बच्चों, इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप बच्चों मेरे चैनल देवजी नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।